तुम लोग आज पूछते हो सर रिकॉर्डिंग मिलेगा, हर लेक्चर का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ना। मैंने एक लिंक दे दिया है, रोजाना रिकॉर्डिंग वाला पार्ट उसी पे मिल जाएगा। प्रीवियस किसी का छूट गया गलती से, वही मिल जाएगा, सारे लेक्चर वही मिलेंगे। जो भी लेक्चर यहाँ चल रहा है, एक एक लाइन जो लिख रहा हो उसका पीडीएफ भी ग्रुप में मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ग्रुप में एक्टिव रहिए, वहां पास आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर, सारे पीडीएफ, डॉक्टर अली का पीडीएफ, पियर्सन की पीडीएफ, सारी चीज आपको मिल जाएगा। टेंशन चलिए ठीक है, ठीक है, तो उसका कोई टेंशन नहीं, बस आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस करना। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नहीं है बच्चा, नहीं है, इसलिए तो हम दूसरे बुक में बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बच्चा प्रोकैरियोटिक का डिटेल से स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोटिक के अंदर में बहुत सारे तरह के ऑर्गेनिज्म है, लेकिन मेन अगर पूछा जाए बच्चा, एनसीईआरटी में लिखा है सोल मेंबर, तुम बोलोगे सर एनसीईआरटी हमने पढ़ा नहीं मिला, हमने सर एनसीईआरटी पढ़ा लेकिन सोल मेंबर नहीं मिला सर। एनसीईआरटी में लिखा है सोल मेंबर जो है यानी मेन मेंबर है वो बैक्टीरिया है, मेन मेंबर है बच्चा वो बैक्टीरिया है, ठीक है। बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म है लेकिन मेन ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया। सर ये सोल मेंबर कहाँ लिखा है, हमने पढ़ा तो नहीं मिला। ये बच्चा चैप्टर 2 जब पढ़िएगा ना, वहां भी आपको बैक्टीरिया के बारे में डिटेल से पढ़ना है, वहां पास लिखा है, हमने वहां से ले लिया, एक लाइन केवल लिए। तो सर बैक्टीरिया दिखने में कैसे होते हैं, अंदर में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, तो हम बैक्टीरिया का अभी डिटेल स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। हम बैक्टीरिया का बच्चा डिटेल्ड स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, तो इसमें टेंशन नहीं लेना, डिटेल स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे। तो अभी आराम से बच्चा आपको एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझना है, और सारे वर्ड्स जो भी मैं पढ़ाऊंगा, एक एक लाइन बच्चा, एक एक वर्ड्स, एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, ठीक, एक एक लाइन एनसीईआरटी में मिल जाएगा। फिर भी मैं बोल रहा हूं, जो मैं अभी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बताऊंगा वो बच्चा शाम में वापस से, जब भी आपको टाइम मिलेगा, रिकॉर्डिंग पार्ट को वापस से देखिएगा, इस वाले पार्ट को वापस से देखिएगा, क्योंकि पहले वाला तो ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर फिर से देखना अच्छी बात है, लेकिन ये पार्ट तो बेटा मस्ट है बच्चा, देखिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट आपने अभी तक नहीं पढ़ा, 9th में नहीं पढ़ा। चलिए अब देखिए सर कैसा दिखता है बैक्टीरिया, बताइए। चलिए सबसे पहले बच्चा बैक्टीरिया के अंदर में बाहर का कवरिंग होगा जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, आपको तो आता है ना। सबसे पहले एक कवरिंग होगा जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में एक कवरिंग होगा, ध्यान से सुनिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में एक कवरिंग होगा जिसे बच्चा लोग हम सेल वॉल कहेंगे, बेटा प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, ये सभी जानते हैं। प्रोकैरियोटिक वाले यानी बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होगा, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है। सर किस चीज से बना है ये? सर सेल वॉल जो व्हाइट वाला आपने बना दिया, किस चीज से बना है आप बता सकते हैं क्या? अभी उसका नाम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है। सेल वॉल बच्चा एक केमिकल से बना है जिसका नाम है म्यूरिन, जिसका नाम है बच्चा म्यूरिन, याद रखिएगा। क्या नाम है बच्चा? म्यूरिन। या इसी का एक और नाम आपको मिलेगा बच्चा, टेंशन नहीं लेना है, पेप्टिडोग्लाइकन। सर इतना भारी नाम है, बहुत टफ नाम है, याद करना पड़ेगा क्या? हाँ, मैं ये नाम 10 बार, जैसे जैसे क्लासेस आगे चलेगा तो कम से कम 10 बार आएगा, याद हो जाएगा तब तक। तो देखिए पेप्टिडो का मतलब होता है बेटा प्रोटीन, पेप्टिडो का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। और ग्लाइकन का मतलब बेटा शुगर, ग्लाइकन का मतलब शुगर। तो नाम में इससे पता चल गया कि जो सेल वॉल है वो प्रोटीन और शुगर के मिलने से बना है। पेप्टिडो मतलब प्रोटीन और ग्लाइकन का मतलब बच्चा शुगर, इसी का नाम होता है बेटा म्यूरिन, ठीक है। कहीं कहीं पर पढ़िएगा बच्चा लोग, तो जो प्लांट है ना, प्लांट के अंदर सेल वॉल होता है, एनिमल में तो नहीं होते। प्लांट का सेल वॉल बेटा सेल्यूलोज से बना होता है,
प्लांट का बेटा सेलुलोज से बना है, ये सेलुलोज से नहीं बना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ये लिखा रहेगा सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होगा, सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होगा, यानी वो सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बना है। एनसीईआरटी में 3 वर्ड्स मिलेंगे। कहीं पे मिलेगा म्यूरिन से बना है, ये भी करेक्ट है। पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है, ये भी करेक्ट है। और सेलुलोज का नहीं बना है, नॉन सेलुलोजिक नेचर का है, ये भी करेक्ट है। तो टेंशन नहीं लेना है। तो ये बच्चा आपका हो गया सेल वॉल। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, सेल वॉल के बाहर में भी एक कवरिंग है, सेल वॉल के बाहर में भी एक कवरिंग है। ये देखिए येलो रेड वाला, सेल वॉल के बाहर में भी एक कवरिंग है। इस कवरिंग का नाम बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस बाहर के कवरिंग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, रेड वाला। इसका नाम एनसीईआरटी में बच्चा लिखा है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको का मतलब शुगर, कैलिक्स मतलब कवरिंग, यानी कि सेल वॉल के बाहर शुगर का एक्स्ट्रा कवरिंग है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको का मतलब शुगर, कैलिक्स का मतलब कवरिंग। ठीक, अब ध्यान से सुनो, मैंने बोला बैक्टीरिया के अंदर में 3 कवरिंग होगी। देखिए पहले येलो वाला बेटा, पीला वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ये तो आप पहले से भी जानते थे। चलिए अंदर में बच्चा व्हाइट वाला, ये हो गया बच्चा सेल वॉल, CW यानी सेल वॉल, म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है। अब बच्चा रेड वाला ये हो गया बच्चा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, तीनों के अलग अलग काम है, तीनों के अलग अलग काम है, अलग अलग फंक्शन है। लेकिन फिलहाल ये तीनों तो आपस में जुड़े हैं ना, तीनों देखो बच्चा जुड़े हैं एक साथ तीनों को बेटा एक लेयर बना दिया, प्रोटेक्टिव लेयर, बाहर का कवरिंग बना दिया। इन तीनों को बेटा कलेक्टिवली मिला दे तो एक वर्ड आएगा सेल इनवेलप। ध्यान से सुनिए, तीनों को एक साथ मिला दीजिए, एक वर्ड आएगा सेल इनवेलप। तो सेल इनवेलप में 3 चीजें, सबसे अंदर का पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। उसके बाहर में आएगा, इसका नाम सेल वॉल, उसका नाम सेल वॉल। उसके बाहर में आएगा, उसका नाम ग्लाइकोकैलिक्स, उसका नाम बच्चा ग्लाइकोकैलिक्स। जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है, जो रेड वाला बच्चा बाहर का कवरिंग है, वो कभी कभी बच्चा पतला होगा, थिन होगा, पतला होगा, थिन होगा, सॉफ्ट होगा। तो उसे बच्चा अगर पतला है, थिन है, सॉफ्ट है, उसे कहेंगे स्लाइम लेयर, उसे कहेंगे स्लाइम लेयर। अगर पतला है, थिन है, सॉफ्ट है, स्लाइम लेयर कहलाएगा। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में ये बच्चा हार्ड होगा और मोटा होगा, हार्ड होगा, मोटा होगा, तो उस ग्लाइकोकैलिक्स को कहेंगे कैप्सूल, उसको कहेंगे बच्चा कैप्सूल। कैप्सूल खाने वाला कैप्सूल नहीं समझना है, अगर हार्ड होगा, मोटा होगा तो कैप्सूल कहलाएगा। यहां समझिए चीजों को। 2 तरह के बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां बच्चा सेल वॉल, ये देखिए सेल वॉल बना दिया, यहां भी सेल वॉल बना दिया म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन का। अब देखिए ग्लाइकोकैलिक्स यहाँ पतला है, थिन है, सॉफ्ट है, स्लाइम लेयर। यहां देखो ग्लाइकोकैलिक्स, यहां देखो मोटा है, यहां देखो बच्चा मोटा है, थिक है, हार्ड है, तो ये बच्चा ग्लाइकोकैलिक्स कहलाएगा कैप्सूल। ये क्या कहलाएगा? कैप्सूल। और यहां क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? स्लाइम लेयर। सर तो दोनों की बनावट अलग है क्या? एक मोटा है, एक पतला है। तो जो स्लाइम लेयर है वो केवल और केवल बच्चा कार्बोहाइड्रेट से बना है, यानी शुगर से बना है। कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर से केवल बना है, कार्बोहाइड्रेट यानी केवल शुगर से बना है। बोला था ना, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ग्लाइको मतलब शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल बच्चा कार्बोहाइड्रेट तो है, CH मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, CH मतलब कार्बोहाइड्रेट।
लेकिन उसमें प्रोटीन भी जुड़े हैं, उसमें बच्चा प्रोटीन भी जुड़े हैं, उसमें बच्चा प्रोटीन भी जुड़े हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का बना है, इसलिए कैप्सूल हार्ड है। हार्ड है सर, फायदा क्या है? जिस बैक्टीरिया में बच्चा कैप्सूल होगा वो बैक्टीरिया बच्चा तुम्हारे अंदर चला गया, वो बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर चला गया तो ये जो आरबीसी है ना, अभी बताया था ना, ये कैसा है, ये बैक्टीरिया को खा जाता है, ये वायरस को खा जाता है। लेकिन अगर स्लाइम लेयर वाला है आसानी से डब्ल्यूबीसी से खा जाएगा, इसको मार देगा, क्योंकि पतला है ना, खा गया आसानी से। लेकिन अगर कैप्सूल का है बच्चा, हार्ड है, तो डब्ल्यूबीसी से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इसे खा नहीं पाएगा, ये डब्ल्यूबीसी से मार नहीं पाएगा। अगर मार ही नहीं पाया तो ये बैक्टीरिया बेटा जल्दी जल्दी ग्रो करेगा और तुम्हें डिजीज कॉज कर देगा। तो ये अपने आप को बचाने का एक तरीका है। बैक्टीरिया अपने आप को बचाना चाहता है, किससे? डब्ल्यूबीसी से। इसलिए कुछ बैक्टीरिया ने अपने ऊपर में हार्ड कवरिंग बना लिए, क्या बनाया? कैप्सूल। लेकिन जिसमें स्लाइम लेयर है उसमें हमारा डब्ल्यूबीसी तुरंत उसे मार देगा, उसे खा जाएगा, डाइजेस्ट कर देगा ना। तो जो भी बेटा डिजीज कॉज वाले होते हैं जनरली उसे पैथोजेनिक कहते हैं। जो डिजीज कॉज करता है उस बैक्टीरिया का नाम पैथोजेनिक। उसके अंदर जनरली क्या होता है बच्चा? कैप्सूल होते हैं, हार्ड कवरिंग होता है। क्या यहां तक सभी को ये क्लियर है? ये सारे वर्ड्स क्लियर है? फटाफट हैंड रेज कीजिए। क्या यहां तक सभी बच्चों को सेल इनवेलप वर्ड क्लियर हो गया, स्लाइम लेयर वर्ड क्लियर हो गया, कैप्सूल क्लियर हो गए? फटाफट बच्चा, फटाफट। ठीक है, यहां तक सभी को मेरे से क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर सर। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मैंने बोला बच्चा आज का क्लास का रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। तुम्हारी नेक्स्ट क्लास कब से है बताओ? 12:45। नेक्स्ट क्लास आपकी कब से है? नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग क्या है बोलो? नहीं है तो मैं थोड़ी देर मतलब एक्स्ट्रा पढ़ा सकता हूँ। हाँ, तो कवर हो जाएगा तुम्हारा। यानी कि आज तुम लोग बच्चा 50 नहीं 100 क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारा होमवर्क आज बढ़ जाएगा। चलिए ठीक, चलिए नेक्स्ट सीखिएगा। तो बच्चा सेल इनवेलप हर बच्चे को ढंग से समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये बच्चा जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है येलो वाला, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा उसमें कुछ चेंजेस कर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चा वो इनफोल्ड हो गया है, अंदर की तरफ धस गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ जगह पे अंदर की तरफ धस गया है, ट्यूब की तरह बना दिया। कहीं कहीं पे बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन धस गया है, घड़े नुमा स्ट्रक्चर बनाया है, वेसिकल कहलाता है। कहीं कहीं पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस गया ट्यूब की तरह, टिब्यूल्स। घड़े नुमा बन गया, वेसिकल। और कई बच्चा इस तरह से नेटवर्क लाइक बन गया, लैमेली। ये आपको एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट में दिखेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गया, अंदर की तरफ धस गया। इस वर्ड को कहते हैं बच्चा मीजोजोम। मीजोजोम। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मीजोजोम? बोलेगा बहुत आसान है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना, धस जाना, उससे जो स्ट्रक्चर बना मीजोजोम कहते हैं। ठीक है, मीजोजोम कितने तरह के हैं? तो कहीं पे मीजोजोम बच्चा ट्यूब की तरह है तो बोलेंगे टिब्यूल्स लाइक है, टिब्यूल्स लाइक है। ये बच्चा पहला वाला ट्यूब लाइक है, टिब्यूल्स लाइक। कहीं पे घड़े नुमा है बच्चा, उसका नाम होगा वेसिकल लाइक, वेसिकल लाइक। और कहीं पे बच्चा नेटवर्क की तरह दिख रहा है, लैमेली लाइक, लैमेली लाइक। सर ऐसा क्यों होता है बताइए? चलिए, हाँ सर ऐसा क्यों होता है, फायदा क्या है? ध्यान से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ऐसा रहता बच्चा, ऐसा रहता, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर में धस गया, इस तरह से धस गया बच्चा, धस गया। फायदा क्या हुआ? सरफेस एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया। समझो ना, इतना बड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, अब हमने ट्यूब लाइक बना दिया तो देखो ना इतने ही बड़े में हो गया। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाता है और मीजोजोम बनाता है। सर मीजोजोम के फायदे क्या? मीजोजोम के फायदे क्या है? क्यों बना? कोई काम वाम करता है? ध्यान से सुनो, पिछले क्लास में बताया था बच्चों, जो बैक्टीरिया होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, ट्रू न्यूक्लियस तो नहीं है, प्रोकैरियोटिक नेचर का है।
तो इनके अंदर में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, यानी एटीपी पावर हाउस कौन बनाएगी? कोई एटीपी बनाने वाला पावर हाउस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो मीजोजोम बच्चे ऐसे एंजाइम्स रखेगा, मीजोजोम ऐसे एंजाइम्स रखेगा जहां एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो मीजोजोम के अंदर में ऐसे एंजाइम्स होंगे जो एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। देखो बैक्टीरिया के अंदर में कोई बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, पढ़ा है ना 10th में। तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीजोजोम है, एम फॉर मीजोजोम, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, उसी के इक्विवेलेंट है। नीट का क्वेश्चन आया था, बताइए बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, तो एटीपी कौन बनेगा, एनर्जी कौन देगा? तो बोलेगा नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी बनाने वाले एंजाइम मौजूद है, कहां है? मीजोजोम। तो ये बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करेगा। तो मैं कह दूं ये रिस्पिरेशन में हेल्प करेगा, बच्चा रिस्पिरेशन में हेल्प करेगा। तो पहली चीज समझ में आ गई आपको, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उसकी जगह कोई काम तो करने वाला होना चाहिए ना। एटीपी कैसे बनाएगा? आप पढ़ते हो ना कि बैक्टीरिया भी रिस्पिरेशन करते हैं, एटीपी बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, कैसे बनाएगा? मीजोजोम। चलिए सेकंड काम, मीजोजोम सेल वॉल का मटेरियल बनाएगा। जो भी सेल वॉल है ना उसका मटेरियल कौन बनेगा? मीजोजोम। इनडायरेक्टली कहे तो सेल वॉल फॉर्मेशन कौन करेगा? मीजोजोम। तो सेल वॉल मटेरियल बोलिए या सेल वॉल फॉर्मेशन बोलिए, सेम चीज। सेल वॉल मटेरियल बोलिए, सेल वॉल का सिक्रीशन बोलिए या सेल वॉल का फॉर्मेशन बोलिए, आंसर क्या करके आइएगा आप लोग? मीजोजोम। दो काम आया समझ में? हाँ सर, दो काम समझ में आया। थर्ड काम बहुत अच्छे से समझना है, इसके लिए अलग से समझाता हूं, अलग से समझाता हूं। ये देखिए, ये बच्चा बैक्टीरिया, ये बच्चा बैक्टीरिया, और ये है मीजोजोम, ये है मीजोजोम। ठीक, बैक्टीरिया के पास में बच्चा लोग एक ही डीएनए का मॉलिक्यूल है, एक ही डीएनए है या क्रोमोसोम, बोला था ना, डीएनए बोलिए या क्रोमोसोम बोलिए, एक ही है बच्चा, एक ही है, एक ही है डीएनए या क्रोमोसोम, इसे बोलिए डीएनए या क्रोमोसोम बोलिए। कितना नंबर में? एक। लेकिन इस बैक्टीरिया को डिवाइड करना है बच्चा, बाइनरी फिजन करना है, डिवाइड करना है, और उससे दो बैक्टीरिया बनाने, उससे बच्चा दो बैक्टीरिया बनाना है। मेन ओरिजिनल जो पेरेंट है बच्चा, पी फॉर पेरेंट, पेरेंट के अंदर में कितने क्रोमोसोम है? एक है। ये बेटा डॉटर है, उसका बच्चा है, उसका बच्चा है, एक से दो बैक्टीरिया बनेंगे, बाइनरी फिजन। दोनों के अंदर में एक एक क्रोमोसोम जाना चाहिए, दोनों के अंदर में एक एक क्रोमोसोम पहुंचना चाहिए, दोनों के अंदर में एक एक क्रोमोसोम पहुंचना चाहिए। सर क्यों? अरे हर बैक्टीरिया में एक एक क्रोमोसोम होगा ना, तो जो ओरिजिनल बैक्टीरिया है, पेरेंट बैक्टीरिया, उसमें एक ही क्रोमोसोम है, एक ही रुपए है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बच्चा एक रुपए है, और तुम्हारे दो बेटे, दो बेटे, ये और ये, दोनों बेटे को एक एक रुपए चाहिए, तो क्या करोगे? दोनों बेटे को एक एक रुपए चाहिए, तुम्हारे पास एक ही रुपए है, तो उसको डबल करोगे। तो ये जो आपका डीएनए है, क्रोमोसोम है, सबसे पहले वो अपने आप को डबल करेगा, वो अपना एक कॉपी बना लेगा, एक था एक और कॉपी बना लेगा, हूबहू सेम एक और कॉपी बनेगा। इस प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन कहेंगे। जो डीएनए है, क्रोमोसोम है, एक ही था, उसने अपना एग्जैक्ट एक कॉपी बना ली। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन। यानी दो हो गए, अब दोनों में एक एक बंटवारा कर दिया जाएगा, दोनों में एक एक बंटवारा कर दिया, तो सर डीएनए रेप्लिकेट कौन करेगा, उसको डबल कौन करेगा? तो आंसर मीजोजोम। तो मीजोजोम का एक और काम याद क्या किया? मीजोजोम डीएनए को डबल करने में, यानी कि एक डीएनए था, उस डीएनए का एक और कॉपी बनाने में हेल्प करेगा। ऐसे समझो फिर से, ये बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया था, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर एक डीएनए या क्रोमोसोम, ठीक। अब मीजोजोम ने क्या किया? मीजोजोम ने क्या किया? सबसे पहले ये देखिए, मीजोजोम ने एक कॉपी तैयार कर दिया, उसका रेप्लिका बना दिया, हूबहू एक कॉपी बना दिया।
अब कितने हो गए? 2 हो गए। अब मीजोसोम का तीसरा काम सीखिए। मीजोसोम क्या करेगा? इस बैक्टीरिया को बीच में बच्चा सेप्टम बना देगा, यानी बीच में इनवेजिनेट अंदर धसा देगा। देखिए बैक्टीरिया अंदर थोड़ा धस गया, दोनों तरफ एक एक क्रोमोसोम है। मीजोसोम और जोर लगाएगा और बच्चा अंदर की तरफ और अंदर की तरफ ले गया, और एक टाइम आएगा कि दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। यही है बच्चा बाइंड्री फिजन। तो नीचे में बीच में जो धसाने का काम है सेप्टम बनाना, बीच में सेप्टम बनाना, इस सेप्टम बनाने का भी काम कौन संभालेगा? मीजोसोम करेगा। तो ओवरऑल मैं एक लाइन में कह दूं, ओवरऑल बच्चा सेल डिवीजन करा देगा। ओवरऑल मैं कहूं तो सेल को डिवीजन में कौन हेल्प करेगा? मीजोसोम। तो मीजोसोम के फंक्शन याद हो गए? क्या क्या फंक्शन याद हुआ? मीजोसोम है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस जाएगा, उसी को मीजोसोम के। अब देखो मीजोसोम कितने तरह के, कहीं पे ट्यूब लाइक हो जाएगा, ट्यूब्यूल्स, कहीं पे ये घड़ेनुमा बना देगा तो वेसिकल, और कहीं पे ये नेटवर्क लाइक बना देगा, लैमिन। 3 तरह की। ठीक, काम ऐसे एंजाइम रखेगा जिससे एटीपी बनेगा, एटीपी फॉर्मेशन। दूसरा, डीएनए को डबल करने में हेल्प करेगा, रेप्लिकेशन में। सेल वॉल के मटेरियल बनाएगा, और चौथा सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। तो कौन कौन से बच्चे ऐसे जिसे मीजोसोम 100% क्लियर हो गया? बोलिए फटाफट। ये एनसीईआरटी में बच्चा आपको सारी चीज ब्लैक पॉइंट में दिख जाएगी। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो सारे चीज आपको एनसीईआरटी में दिख जाएगी। फटाफट बताइए। क्लियर है? 100% क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर किसी बच्चे को इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट चलते। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। अब कुछ बैक्टीरिया में, ध्यान से सुनना, कुछ बैक्टीरिया में यहां पास एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसमें बच्चा पिगमेंट होंगे। देखो ये साइटोप्लाज्म फ्लूइड पार्ट है, ये फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे जिसमें बच्चा पिगमेंट होगा, और पिगमेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा। ये तो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के अंदर में बताया था क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? जो बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। बोले मैं कैसे करूंगा भाई, मेरे पास तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो मैं पिगमेंट कहां रखूंगा? तो कुछ बैक्टीरिया बच्चा जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बच्चा केवल ब्लू ग्रीन एल्गी में, साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। एक स्पेशल स्ट्रक्चर। सर नाम क्या है? नाम क्या है? तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जगह क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बच्चा जगह मैं क्रिएट कर रहा हूँ कि चीजों को समझा सकूं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा जिसे आपके एनसीईआरटी में लिखा है क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर, 4 का मतलब होता है बॉडी, 4 का मतलब बॉडी, क्रोमो मतलब कलरफुल। 4 का मतलब बॉडी और क्रोमो का मतलब कलरफुल। यहां पास कुछ कलरफुल स्ट्रक्चर हो। सर कलरफुल मतलब यानी उसमें पिगमेंट होगा, और इसी पिगमेंट के हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो ध्यान से सुनना, बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? तो यहां पास क्रोमैटोफोर है, इसलिए ये क्लोरोप्लास्ट का इक्विवेलेंट हो गया। बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, उसके जगह पे क्या होता है? क्रोमैटोफोर होते। सभी बैक्टीरिया में नहीं होगा, स्पेशल बैक्टीरिया में। नाम बोलिए, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। चलिए फटाफट बताइए, क्रोमैटोफोर किस किस बच्चे को क्लियर हो गया? क्रोमैटोफोर किस किस बच्चे को क्लियर हो गया? क्रोमैटोफोर स्पेशल स्ट्रक्चर है जहां पास पिगमेंट पाए जाएंगे और जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, इसी का नाम क्रोमैटोफोर है। जो किसकी इक्विवेलेंट है? क्लोरोप्लास्ट की तरह। इसके अंदर कोई ऑर्गेनल्स नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो कैसे करेगा ये? तो बोलेगा मैं क्रोमैटोफोर से करूंगा फोटोसिंथेसिस। चलो यहां तक क्लियर है? चलो अब देखिए ध्यान से देखो, जिनका अगर थोड़ा सा भी इशू हो रहा है समझने में, रिकॉर्डिंग पार्ट को देखिएगा। मैंने बोला हर बच्चा रिकॉर्डिंग पार्ट को फिर से देखेगा, तभी 100% क्लियरिटी आएगी। अब देखिए, बैक्टीरिया के अंदर भी बच्चा एक ही डीएनए होता है, पिछले क्लास में बताया, एक ही डीएनए या क्रोमोसोम होता है, एक ही डीएनए या क्रोमोसोम होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है बच्चा, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इसलिए आपको पिछले क्लास में बताया था नेकेड होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो कैसा है बच्चा? कवर्ड नहीं है, नेकेड है। दूसरा, इसके अंदर में कोई स्पेशल प्रोटीन नहीं है, यहाँ पर हिस्टोन नाम का प्रोटीन एब्सेंट है। दो चीज, हिस्टोन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट और एब्सेंट। सर हिस्टोन नाम का प्रोटीन एब्सेंट है, उसके जगह पे दूसरे प्रोटीन है, याद आ रहा है आपको? पॉलीएमाइन्स, पिछले क्लास में बताया है, उसके जगह पे क्या होगा? पॉलीएमाइन्स। चलिए सेब बताओ कैसा होगा? ये बैक्टीरिया है, इसके क्रोमोसोम या जो डीएनए है उसका शेप कैसा होगा? बताओ फटाफट, सभी को याद है, पिछले क्लास में बता रखा है। शेप बोलो कैसा होगा? सर्कुलर या लीनियर? बोलो, फिगर बना हुआ है, सर्कुलर शेप। शेप कैसा होगा? सर्कुलर। सेकंड, डीएनए कैसा होगा? सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड? बोलो डीएनए कैसा होगा? सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड? सभी को बता रखा है, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। आंसर डीएस, डबल स्टैंडर्ड। तो चार चीजें याद रहेगी। फिर से बोल रहा हूं, यहाँ जो डीएनए है क्या वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है? नहीं सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए नेकेड नाम दिया। क्या उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन है? नहीं सर, नहीं है, वो तो हमारे अंदर यूकैरियोट्स में होगा। डीएनए कैसा है? शेप कैसा है? सर्कुलर शेप का है। और डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड? आंसर डबल स्टैंडर्ड। अब देखो, जो डीएनए है वो कहां पाया जाएगा? जो डीएनए है वो कहां पाया जाएगा? न्यूक्लियस तो है नहीं, हमारे अंदर तो न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसलिए जो डीएनए जो स्पेशल जगह पे पाया जाएगा, कुछ स्पेशल जगह होंगे, लोकेशन होगा, वहां पाया जाएगा। इसे आपने 9th में पढ़ा था। इस स्पेशल जगह को हम लोग नाम देंगे न्यूक्लियोइड। इस स्पेशल जगह को नाम देंगे हम लोग न्यूक्लियोइड। कहां पर पाया जाएगा? स्पेशल जगह पे पाया जाएगा। पूछा जाएगा कहां पास है? डीएनए का हर जगह मिलेगा, कहीं भी हो सकता है? नहीं, डीएनए स्पेशल जगह पे पाया जाएगा, उस जगह का नाम दे देंगे हम लोग बच्चा न्यूक्लियोइड। या इसी को हम लोग कहेंगे जीनोफोर। आपने न्यूक्लियोइड वर्ड क्लास 9th में जरूर सुना होगा, आपने नाम सुना होगा बच्चा न्यूक्लियोइड, वो जगह जहां पर जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए पाया जाएगा, इसी को न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहेंगे। न्यूक्लियस कैसा है? सर ये तो डेवलप नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे हम लोग? बहुत सारा नाम दिया था, इसका नाम था बच्चा इंसिपिएंट न्यूक्लियस, याद आ रहा है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस, कई सारे नाम दिया जाएगा इस स्ट्रक्चर को। न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं, जीनोफोर कह सकते हैं। पिछले क्लास में क्या बताया था? इसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहेंगे, इसे हम लोग प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहेंगे, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस कहेंगे। तो इसके मल्टीपल नेम होंगे। चलो, तो यहां तक जेनेटिक मटेरियल सबको क्लियर है? जेनेटिक मटेरियल सभी को क्लियर है? बोलो फटाफट। डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर होगा। नंबर बताओ कितने होंगे? जो डीएनए होगा उसका नंबर कितना होगा? एक होगा, एक से ज्यादा होगा? फटाफट बोलो, नंबर कितना होगा? सिंगल, एक से ज्यादा, एक। आंसर ऑलवेज वन, ऑलवेज वन, सिंगल इन नंबर। ये हमने पिछले क्लास में सीख रखा है, ठीक है? तो यहां तक कोई भी गड़बड़ नहीं करो। चल नेक्स्ट चीज सीखो, नेक्स्ट चीज सीखो ध्यान से। ये बच्चा मेन डीएनए, ध्यान से देखिए, ये बच्चा मेन डीएनए, ये बच्चा मेन डीएनए आपका। कुछ बैक्टीरिया में, सभी बैक्टीरिया में नहीं, कुछ बैक्टीरिया में इस मेन डीएनए के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा डीएनए पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया में इस मेन डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा डीएनए पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा बच्चा, एक्स्ट्रा।
इसे कहते हैं बच्चा मिनी क्रोमोसोम। मेन क्रोमोसोम तो बड़ा वाला ये है ना, तो ये कहलाएगा बच्चा मिनी। मिनी मतलब छोटा, मिनी क्रोमोसोम, छोटा क्रोमोसोम। और मेन डीएनए के अलावा है, मेन डीएनए के अलावा है, तो इसे एक और वर्ड नाम दे दे, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब मेन के अलावा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मेन क्रोमोसोम के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मेन क्रोमोसोम के अलावा है। सर इसका नाम क्या है? जब आज आप जाके एनसीईआरटी पढ़ोगे, जब आप जाकर के आज एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा, सर्कुलर शेप का, डबल स्टैंडर्ड, कुछ और भी छोटे डीएनए पाए जाते, उसे नाम देते बच्चा प्लाज्मीड। प्लाज्मीड, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। प्लाज्मीड क्या होता है, फिर से बोलो, प्लाज्मीड क्या होता है? मेन डीएनए के अलावा, मेन डीएनए के अलावा कुछ और भी छोटे साइज के डीएनए होते हैं ना, इसे बच्चा प्लाज्मीड कहते। कैसा शेप का है? तो सर सर्कुलर तो दिख रहा है। सर सर्कुलर तो दिख ही रहा है, शेप सर्कुलर हो गया। और जब भी डीएनए होगा, जब भी डीएनए होगा वो डबल स्टैंडर्ड ही होगा, इसी का नाम है बच्चा प्लाज्मीड। सर ये क्या हर बैक्टीरिया में होगा? नहीं, सभी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा। सर काम क्या करता है, फंक्शन क्या है, समझो ऐसे। अगर तुमने मेन डीएनए को बैक्टीरिया से बाहर कर लिया, ये देखिए, ये आपका बैक्टीरिया और ये तुम्हारा मेन डीएनए, ये है मेन डीएनए और ये है प्लाज्मीड। मेन डीएनए को अगर आपने बाहर कर दिया, बैक्टीरिया मर जाएगा, बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा, मर जाएगा। इसका मतलब है मेन डीएनए बैक्टीरिया के लिए जरूरी है। और ये बच्चा, ये जो है जिसका नाम मैंने बोला प्लाज्मीड, अगर तुमने बाहर निकाल लिया, अगर तुमने बाहर निकाल लिया तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं। इसका मतलब है ये लाइफ के लिए जरूरी नहीं। अगर है तो स्पेशल कुछ फंक्शन करेगा, स्पेशल कोई काम करेगा, बैक्टीरिया उसके बिना भी जिंदा रह सकता है। इसलिए नेसेसरी नहीं है, एसेसरी है। ये लाइफ के लिए जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं, इसलिए एसेसरी कहते हैं। सर नंबर कितना होगा? ये खुद अपने आप को डबल कर सकता है, तो नंबर बच्चा डिपेंड करेगा, वेरी करेगा। कभी कभी 100 भी हो सकता है, कभी कभी बेटा 400 भी हो सकता है। नंबर डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि अपने आप को डबल कर सकता है। इसलिए मेन डीएनए जब भी होगा अकेला होगा, सिंगल होगा, लेकिन ये नंबर वेरी करेगा, याद रखना है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन नंबर से नहीं आएगा, कभी भी क्वेश्चन वेरी करेगा, नंबर से नहीं आएगा। केवल पूछा जाएगा प्लाज्मीड क्या होता है। तो आज आपका होमवर्क क्या है? एनसीईआरटी को बच्चा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से उसे एक एक लाइन को पढ़ना है। स्टार्टिंग के पेज को मैंने 2 दिन रिपीट कर दिया, सारे कहानी, सारे डिस्कवरी, सारा साइंटिस्ट का नाम अच्छे से नोट करा दिया। अब तुम्हारा मेन काम है प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल से पढ़ना। तो थोड़ा सा मैंने पढ़ाया है, अगले क्लास में इसी को डिटेल से करेंगे, अगले क्लास में इसी को फिर से डिटेल से करेंगे। और होमवर्क, आज आपका होमवर्क है 1 to बच्चा, चलो 50 नहीं, लगभग बच्चा 1 to 30 क्वेश्चन बना लीजिएगा। कहां से? पियर्सन की बुक से, जो मैं अभी आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, डॉक्टर ली की भी शेयर कर दूंगा, वहां से भी 1 to 30 क्वेश्चंस कर लीजिएगा। कैसे बनाइएगा पहले बताएं। कॉपी लीजिए, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या होगा लिखिए, सेकेंड डी होगा सी होगा लिखिए, थर्ड का क्या होगा सी होगा डी होगा लिखिए, फोर्थ का क्या होगा डी होगा ई होगा क्या होगा लिखिए। बस आंसर की लिखना है, फोटो लिख करके मुझे भेज दीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बस यही। लेकिन इस लेक्चर को थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगा, वापस से बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर को देखिएगा, एनसीईआरटी को पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर को देखिएगा वापस से, इस वाले पार्ट, एनसीईआरटी को पढ़िएगा, फिर क्वेश्चंस कीजिएगा। 100% बच्चा सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर तुमने ढंग से पढ़ा होगा 100% ये क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। चलिए ठीक है, तो किन्हीं को मिजोजोम में इशू था, ये था, वापस से रिकॉर्डेड देखिएगा।
चलिए 5 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, उसके बाद में हम लोग इंड करेंगे। 5 क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए फिर हम लोग इंड करेंगे। चलिए सबसे पहले बताइए, सेल इन्वेलप में 3 लेयर कौन कौन से थे? सेल इन्वेलप में 3 लेयर कौन कौन से थे? बोलो फटाफट। सेल इन्वेलप नाम सुना था, उसमें 3 लेयर कौन कौन से थे? बोलो, किसी को याद है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स। चलो, अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिन होगा, पतला होगा, सॉफ्ट होगा तो उसे क्या कहेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिन होगा, पतला होगा, सॉफ्ट होगा तो उसे क्या कहेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिन होगा, पतला होगा, सॉफ्ट होगा तो उसे क्या कहेंगे? स्लाइम लेयर। चलो, ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिक है, हार्ड है, मोटा है तो उसे क्या कहेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिक है, हार्ड है, मोटा है तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलो फटाफट। कैप्सूल। आंसर इज द कैप्सूल। बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज से बना है? बैक्टीरिया का सेल वॉल किस केमिकल का बना है? याद है या सब भूल गए? बैक्टीरिया का सेल वॉल किस केमिकल का बना है? ठीक है, कई सारे नाम बताएं। म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकेन। चलिए ठीक है, ठीक है। ये बताइए, व्हाट इज मीसोजोम? बस एक लाइन में, व्हाट इज मीसोजोम? व्हाट इज मीसोजोम? मीसोजोम क्या होता है? ए, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने कब बोल दिया? इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फंक्शन करता है। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बस यही था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग को हम लोग मीसोजोम कहेंगे। इनफोल्डिंग ऑफ, ठीक है, एटीपी बनाने का काम करेगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगा और डीएनए का रेप्लिकेशन कराएगा। ठीक है, चलो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमैटोफोर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमैटोफोर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमैटोफोर? ये फंक्शन किसके तरह करेगा? क्लोरोप्लास्ट की तरह, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा क्लोरोप्लास्ट। हु इज नोन एज मिनी क्रोमोसोम? मिनी क्रोमोसोम कौन है? मिनी क्रोमोसोम का क्या नाम है? प्लाज्मिड। चलो, तो यहां तक आप वापस से रिकॉर्डेड पार्ट को देख लीजिएगा और क्वेश्चन बच्चा जरूर बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो देखो, तुम्हें लग रहा है, तो ये मैंने पिछले क्लास में बोला था, यू आर लकी कि तुम्हें बच्चा 10,000 बच्चों में तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ हुआ है। और अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो बेटा बाहर जाने के लिए भी बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, वो बाहर कर देंगे ना। बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, यहाँ तुम्हें बुलाया गया है तो इसका मतलब है कि तुम पढ़ाई करना है। तो आपको जो भी असाइनमेंट मिलता है, जो भी होमवर्क मिलता है, उसे सीरियसली करना है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये क्लास एंड हो जाएगा। पीडीएफ में भी मैं दे दूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा, एनसीईआरटी का भी पीडीएफ दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। इसके अलावा किसी को इश्यू होगा मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके अलावा किसी बच्चे को कोई इश्यू होगा समझने में, पढ़ने में, ठीक है, कुछ भी बात में, तो मुझे व्हाट्सएप से पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है।